दोस्तों ये देसी हॉरर पॉडकास्ट है। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। दोस्तों अपने दिल की धड़कनों को काबू में कर लीजिए और अपने घर की लाइट धीमी कर लीजिए। आज की रात जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो एक घर के बारे में है। वैसे तो वो घर बहुत खुशहाल घर था, पर वो एक घर राज छुपाए बैठा था। आइए शुरू करते हैं। शहर के पुराने मोहल्ले में एक पुराना सा मकान था जो दिखने में भला ही सामान्य सा लगता था, लेकिन उसकी बनावट कुछ इस तरह की थी कि मकान पहली मंजिल पे था जहाँ एक परिवार रहता था, और ज़मीन से गोल गोल मड़ी हुई सीढ़ियाँ ऊपर पहली मंजिल तक पहुँचती थी, जहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था। और इस दरवाजे के अंदर वो घर था जहाँ परिवार रहता था। अब दरवाजे के अंदर से ही कुल दो तरफा रास्ता निकलता था, एक वो घर का और दूसरा था कि जो सीढ़ियाँ थी वो सीढ़ियाँ उस दरवाजे के अंदर से होती हुई ऊपर दूसरी मंजिल से होती हुई तीसरी मंजिल की ओर निकल जाती थी। और इनके बीचों बीच जो ऊपर जीना जा रहा था, उनके बीचों बीच एक छोटा सा हिस्सा था जिसे लोग सीढ़ियों वाला कमरा कहते थे। स्टोर लगा लो, कमरा लगा लो, ठीक है। स्टोर या ये कमरा था, सीढ़ियों वाला कमरा। ये घर के मुख्य हिस्से से पूरी तरह अलग थलग था, जैसे कोई वो नहीं होता गुप्त रास्ता या भूल भुलैया हो। अब इस घर में रोजाना दोपहर के बाद आसपास के मोहल्ले के बच्चे जो थे, पहली से 8वीं कक्षा वाले, वो ट्यूशन की पढ़ाई करने आते थे। बच्चों के लिए ये जगह बहुत सुरक्षित थी और पढ़ाई का मंदिर की तरह थी। वो दोपहर के करीब 3 बजे आते और शाम को लगभग 7:30 के करीब अपने घरों को लौट जाते थे। अब बच्चों की ये टोली पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी खूब करती थी, लेकिन धीरे धीरे हर दिन बच्चों का कुछ ना सामान गायब होने लगा। कभी पेंसिल, रबर, कॉपी, कभी नोटबुक, स्टेशनरी, हर चीज़ कुछ ना कुछ गायब होने लगा। अब बच्चे इस चीज़ की शिकायत करते थे कि मैम मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मैम मेरा शार्पनर नहीं मिल रहा। और अब उन गायब वस्तुओं के पीछे ना एक रहस्य छुपा था। अब टीचर के पूछने पर उनमें से एक बच्चा एक दिन मचलकर बोला कि मुझे किसी औरत ने कहा है, ये सब छुपा दो। ये बच्चे सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन डर की वाली फीलिंग भी थी उनमें, और उनमें एक संकोच भी था बच्चों में। अब घर की सीढ़ियों की उस भूलभुलैया जैसी बनावट ने धीरे धीरे इस कहानी का पहला अध्याय लिख दिया, और ऐसा लिखा कि आने वाले दिनों में हर कोई डर के साए में जीने लगा। जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां बढ़ी, वैसे वैसे बच्चों की जो संख्या थी ट्यूशन पढ़ने की, वो भी अधिक हो गई। मगर धीरे धीरे साथ ही साथ बच्चों का सामान जो गायब होना था उसकी भी बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई घटनाएं। और ये पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स भी उनके कंप्लेन लेके आते थे। अब हर दिन कम से कम एक बच्चे की चीज़ें गायब होने की शिकायत आने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि ये कोई मासूम शरारत नहीं किसी की, बल्कि कुछ और ही है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए उस राज को जानने के लिए। बच्चों की हर समस्या का समाधान ढूंढने में आकांक्षा का छोटा भाई विशाल अब सबसे आगे रहता था। वो घर का बेटा था, छोटा बेटा। जब किसी की नोटबुक, पेंसिल या डिक्शनरी गायब होती थी तो विशाल सोचता था पीछा करूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गया है और मैं इन बच्चों का हेल्प करूं। लेकिन फिर आई एक अजीब सी शाम। एक दिन एक बच्चा अंशु रोता हुआ आया। उसने पूछा कि मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। और साथ ही साथ ये सुन के ना बच्चों में ना सुनी सुनी चुप्पी आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये रोज का ही काम हो गया था। उस दिन विशाल ने ठान लिया कि वो सब कुछ खोज निकालेगा, लेकिन लाख ढूंढने पर उसकी नोटबुक नहीं मिली अंशु की। अब उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, हर जगह की तलाशी ली, कहीं भी नहीं मिली। फिर उसकी नज़र गई पहली मंजिल की ओर, जो वो कमरा है सीढ़ियों के साथ वाला, उसकी ओर गई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर की सीढ़ियाँ गोल गोल घुमावदार ऊपर दूसरी मंजिल से होती हुई तीसरी मंजिल तक जाती थी। वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम था, वहाँ से खुलती थी छत। वहाँ एक दरवाज़ा था छत का और एक दरवाज़ा था स्टोर रूम का। अब विशाल उसको देख के सोच में पड़ गया कि अगर कोई जानबूझकर इन चीज़ों को ऊपर उस कमरे में छुपा रहा हुआ तो मैं देख के आता हूँ। अब विशाल जो था वो कद में लंबा चौड़ा था और अपनी सेहत पर थोड़ा सा घमंड भी करता था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचा उसके कदम थोड़े ना धीमे होते गए, क्योंकि वातावरण में अचानक से घुटन सी आ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वहां जाने से उसे रोक रहा हो। फिर उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट हुई और उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज़ किसकी थी। फिर अचानक ऊपर से विशाल की बहुत ज़्यादा घबराई हुई भीषण चीख निकली। उस चीख ने कमरे के हर
बच्चे को डरा दिया, परिवार वालों को डरा दिया और पूरा घर हिल उठा एक तरह से। और सबने देखा कि विशाल भागा भागा नीचे आ रहा है, 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ छलांग लगाता हुआ। उसकी सांसें भारी थी और सीने में दर्द था और आंखें फटी फटी सी थी। वो बिना कुछ बोले ही ना अपनी माँ के बिस्तर पर गिर पड़ा, जिसे देखकर उसकी मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ है, बता तो सही। विशाल कहता है, वहाँ ऊपर शाल, बड़ी बड़ी आंखें वाली औरत, दीवार सटी हुई। विशाल इतना डर चुका था कि वो हकलाने लगा और अपनी बात भी नहीं कह पाया। ये देख के सारे और भी ज़्यादा डर गए और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। आकांक्षा भी सहम उठी, बहुत ज़्यादा डर गए मतलब सब। अब सबने सोचा कि ऊपर कोई चोर उचक्का है, देखना चाहिए हमें भी। सब एक साथ ऊपर जाते हैं ताकि एक साथ धावा बोल दें, और सब ऊपर जाने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन जब सब लोग ऊपर देख ही रहे थे, जाने के लिए तैयार थे, तो विशाल ने बहुत डरे डरे उसमें बोला, मत जाना ऊपर, यहाँ कुछ है, कोई है जो हमें नुकसान पहुँचाएगा। अब माँ थोड़ा इसको देख के डर गई। उसने विशाल का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सोचकर अभी सब ऊपर नहीं गए, सब सेटल हो गए वहीं पे। अब रात हो गई। अब रात के वक्त विशाल की जो तबीयत थी ना, और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो लगातार बिल्कुल खोया खोया सा हो गया और बार बार एक ही चीज़ बड़बड़ा रहा था कि वो औरत आ रही है, शॉल में लिपटी, मुझे देख रही है, मुझसे बात करना चाहती है। अगले दिन घर के बड़े लड़के आकाश, विशाल का बड़ा भाई, उसने ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा और स्टोर रूम को देखा और उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ है क्या। अब चल पड़ा है आकाश ये सोचकर। वहाँ उसने एक अजीब सी चीज़ देखी। वहाँ वो पहुँच गया, उसने एक अजीब सी चीज़ महसूस की कि बहुत तेज़ ना गंध आ रही है। गंध मतलब खुशबू या बदबू, आप जो भी लगा लें। वहाँ उसको लगा कि जैसे किसी ने बहुत महंगा इत्र लगा रखा है और फूलों की खुशबू थी और साथ साथ उसके जलने की सड़ांध भी आ रही थी। अब चौंकाने वाली बात एक और थी इसमें कि जब वो उसने दरवाज़ा देखा, उसको खोलना चाहा तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था उस कमरे का। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सारे लोग नीचे हैं, सारे बच्चे नीचे हैं, तो कोई ना कोई मतलब बाहर का आदमी या कुछ एंटिटी अंदर बैठी है जिसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। अब उसको भी ना कमरों की दीवार, उस जो आसपास का माहौल था, उससे खिंचाव सा महसूस हुआ और उसको लगा किसी ने ना उसको जकड़ रखा है। अब आकाश ये सब ऑब्जर्व करके नीचे आ गया, मगर उसने ना किसी को कुछ बताया नहीं ताकि लोग और ना डर जाएं। अब लेकिन विशाल की जो तबीयत थी वो दिन बर दिन और बिगड़ती जा रही थी। वो न केवल शरीर से थक रहा था, बल्कि उसकी मनोदिशा, उसकी जो मानसिक वो थी, हालत थी, वो भी अस्थिर हो रही थी। अब रात होती ही उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी का समा बन जाता था। वो अक्सर जाग उठता और धीमे धीमे फुसफुसाता, वो शाल वाली औरत मुझे देख रही है, बोल रही है मेरी बात सुनो, मुझे मत छोड़ो। अपनी माँ को बोलता था यहाँ से मत जाओ। तब माँ उसका हाथ पकड़कर उसको दिलासा देती थी कि बेटा तू बिल्कुल टेंशन ना ले, हम हैं साथ में। लेकिन इससे विशाल को कोई असर नहीं पड़ता था और वो बड़बड़ाता ही रहता था। उसे उस औरत का ना डर सता रहा था जिसने ऊपर वाले कमरे में जो उसने ऑब्जर्व किया था। एक रात को वो बुखार और भय से इतना परेशान हो गया कि उसकी माँ ने डिसाइड किया कि मैं जाकर मंदिर से पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ। अब पंडित जी आए और पूरे घर में पूजा करने लगे। घर के हर कोने को शुद्ध किया उन्होंने, लेकिन विशाल की हालत फिर भी ठीक नहीं हुई। जो पंडित जी कर गए उससे भी ठीक नहीं हुई। अब फैमिली ने फैसला किया कि वो वहाँ आने वाले बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस किया है क्या। बस उससे पूछने की ही देर थी। ट्यूशन क्लास में सब बच्चों के पास स्टोरी थी। सब बच्चे एकदम वो हो गए कि हाँ हमने किया है महसूस। अब 8वीं कक्षा का एक निसार नाम का लड़का, उसने स्टार्ट किया और उसने बताया कि मैडम जब भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जब भी हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे बीच एक औरत रहती है और वो अक्सर हमें बुलाती है खेलने के लिए। पर आप तो हमें पढ़ा रहे होते हो, हम पढ़ने की वजह से हमेशा उसे इशारे से मना कर देते हैं। और मैंने कई बार देखा है उसे ऊपर से नीचे उतरते हुए और नीचे जाते हुए ग्राउंड फ्लोर की ओर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते वो हवा में गायब हो जाती है। आकांक्षा की सांसें थम गई ये सुन के, मतलब विशाल की मम्मी की। उसकी जबान बिल्कुल थम गई ये सुन के, और बच्चों की बात ने उसके कान खोल दिए। उसे लगा कि अब तो राज का पता लगाना ही होगा। और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात थी
उन बच्चों ने ये भी बताया कि घर के बाहर जो ट्यूशन का बोर्ड लगा है वो भी एक औरत के नाम का था। मोहल्ले वाले भी इस चीज़ को डिस्कस करते थे कि ये किस औरत के नाम पर इन्होंने ट्यूशन खोली है, पर इसको ये समझते इनकी निजी मामला है तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी इसके बारे में। आकांक्षा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई और उसने बाहर जाके बोर्ड देखा। उसको नहीं दिखा ऐसा कुछ, उसको वही दिखा जो उसने लिखवाया था, अपने पुरखों के नाम से बोर्ड बनवा रखा था, उन्हीं को ही नहीं दिख रहा था बस। अब आकांक्षा ने इस रहस्य के बारे में जानने के लिए सोचा कि इसको तो दादी ही बता सकती हैं जो घर में सबसे बुजुर्ग थी। उसने जाके दादी को फ़ोन मिलाया और बोली दादी आप घर आओ। अब दादी घर आ गई तो आकांक्षा ने उनको सारी बातें बताई। तब दादी ने बहुत धीमे स्वर में अपना पुराना किस्सा सुनाया जिसे उन्होंने बहुत टाइम से छुपा रखा था। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस मकान में पूजा नाम की लड़की शादी करके आई थी और वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। उसे बहुत परेशान किया जाता था क्योंकि वो एक औरत थी। औरत होने के ताने मिलते थे, एक बोझ होने के ताने, पुरुषों से कमज़ोर होने के ताने। इसी से परेशान होकर उसने रहस्यमय तरीके से यहाँ आत्महत्या कर ली। लेकिन कहते हैं कि पूजा की आत्मा अब भी इस मकान के हर कोने में भटकती है और वो उन बच्चों से जुड़ना चाहती है जो उसकी तरह मासूम है। शायद इसलिए बच्चों से वो छेड़खानी करती है और उनकी चीज़ें छुपा देती है। अब परिवार ने एक ओझा को बुलाया इसको जानने के बाद और ओझा ने पूरे मकान का निरीक्षण किया। ओझा ने स्टोर रूम का ताला किसी तरह से खोल दिया और चबूतरे पर उसके आगे, रूम के आगे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों की जो गूंज थी उससे अचानक ही स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप बहुत ज़ोर से खुल गया और घर में एक अजीब सी थरथराहट फैल गई। तब ओझा ने कहा यहाँ एक आत्मा बंधी हुई है और इसके पास अधूरी कामना है जिसे पूरी किए बिना ये चैन से नहीं बैठेगी। अब परिवार ने डिसाइड किया कि पूजा की फ़ोटो निकालते हैं, उस फोटो को लगा के दीप दिए जलाते हैं उसके आगे और पूजा करते हैं। पूजा की आरती वगैरह करते हैं और उसकी आप बीती सुनने की कोशिश करते हैं। ये करते हुए उन्होंने बोला कि हम सब तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं पूजा, पर अब इस लोक में तुम्हारा काम नहीं है और इस लोक में रहने से तुम्हारे को और दुख मिलेगा। अब पूजा की आत्मा ये सुनकर कुछ देर के लिए प्रकट हुई और उसका चेहरा दुख और गुस्से दोनों से भरा था। उसने सब परिवार वालों को एकटक 5-5 मिनट तक घूर कर देखा, मानो वो अपना वहाँ पे वर्चस्व दिखा रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो परिवार वालों को घूर घूर कर इसलिए देख रही थी कि किस किस को कब मारना है ये अंदाज़ा लगा रही हो। उसने आक्रोश में बोला अब होगा मेरा बदला पूरा, और बस वहाँ से चली गई। जैसे ही वो वहाँ से गई विशाल के हाथ पैरों पे क्रॉस के निशान आ गए। अब ये देख के सब डर तो गए, लेकिन इसके बाद ना कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। बच्चों की चीज़ें भी गायब नहीं हुई और घर में ना शांति का माहौल बना रहा। अब कुछ दिन बाद फिर से थोड़ी सी हलचल शुरू हुई और बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी सूरज ढलने लगता है सीढ़ियों पर किसी का हल्का सा कदम सुनाई देता है। कभी कभी किसी की छाया उनके करीब से गुजरती है। ये देखती हो ना, कुछ बच्चे अब डर के मारे जल्दी जाने लगे ट्यूशन से, लेकिन गलियों में अब उनके बीच वही नारंगी शॉल पहनी हुई महिला की फुसफुसाहट आती रही। दोस्तों आज इस कहानी को ना यहीं स्टॉप करते हैं। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है आगे कि मेरा मन है इसका आपको दूसरा भाग सुनाऊं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप इसका दूसरा भाग सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट हैं। वो औरत जो अभी बच्चों से खेलती है, शांत आत्मा लगती है, आप देखिएगा वो क्या क्या उत्पात मचाएगी और कैसे उसके ऊपर काबू पाया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।